नमस्कार, मैं रवीश कुमार। लोगों को भारत सरकार का गुलाम बनाया जा रहा है। विरोध करने पर उनके खिलाफ केस दर्ज किए जा रहे हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस माधव जामदार की इस मौखिक टिप्पणी की हर जगह चर्चा है। यह चर्चा बताती है कि कोर्ट से हमारी उम्मीदें कितनी न्यूनतम हो चुकी हैं, कोर्ट हमारी उम्मीदों से कितनी दूर जा चुका है। आज से नहीं, कई साल से मुंबई में नहीं, कई शहरों में धरना प्रदर्शन करने वालों के साथ निर्ममतापूर्वक व्यवहार हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारे लगाने पर 2014 के बाद एफआईआर करने की होड़ मच गई थी। ऐसा कर दिया गया है कि लोग परेशान हैं, किसी नीति का विरोध करना चाहते हैं मगर एफआईआर के डर से बाहर नहीं निकल पाते। इस हालत को लोगों ने स्वीकार कर लिया है कि अब कहीं से कोई राहत नहीं। तभी बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस माधव जामदार की मौखिक टिप्पणी बिजली की तरह आसमान में कड़कने लगी है कि एक जज ने कहा है, और जज ने कहा है इसलिए भी यह बड़ी बात है कि लोगों को सरकार का गुलाम बनाया जा रहा है और विरोध करने पर उनके खिलाफ केस दर्ज किए जा रहे हैं। क्या हम इस हाल में हैं कि एक जज नागरिकों की स्वतंत्रता पर बोल दे, नागरिकों को गुलाम समझने की पुलिस की नीयत पर बोल दे तो अचानक यकीन करना मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है कि जस्टिस जामदार की यह टिप्पणी अदालत के ही गलियारों में पसरी चुप्पियों को छेड़ रही है। अदालत से निराश होकर लौट रहे लोगों के सर पर घंटी बजा रही है कि अपने नागरिकों की बेचैनी समझने वाला कोई जज अब भी है। वह देख रहा है, लोगों की तरह बेचैन भी है कि धरना प्रदर्शन करना इस देश में अपराध बनाया जा रहा है। दिल्ली के ही जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन की अनुमति मिलनी कितनी मुश्किल होती चली गई। इतनी मुश्किल हो गई कि जब कॉकरोच जनता पार्टी को धरना प्रदर्शन करने की अनुमति मिली तो इसी बात को लेकर हैरान हो गए कि सरकार ने अनुमति कैसे दे दी। जरूर सरकार ही धरना प्रदर्शन करवा रही। इस आधार पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के पीछे कौन है, इसे लेकर चर्चा होने लगी। उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए जाने लगे। नीट पेपर में लीक को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगने के लिए रोज लोग यहां आ रहे हैं, कई दिनों से जमा हो रहे हैं, नारे लगाते हैं। इसके आयोजकों को भी पता होगा कि आने वाले भी कितने संकोच से आ रहे हैं, सहमे हुए आ रहे हैं। इसका एक कारण यह भी है कि लोगों को भरोसा नहीं रहा कि प्रदर्शन में जाना अब सुरक्षित है। जिस तरह से जस्टिस जामदार की मौखिक टिप्पणी की रिपोर्टिंग हुई है, उससे यही भाव निकल कर आता है कि उम्मीद तो नहीं थी मगर यह कैसे हो गया कि कोर्ट से ऐसी आवाज आई। कितनी अच्छी बात है कि कोर्ट से ऐसी आवाजें अब भी आ रही। मीडिया और सोशल मीडिया में जस्टिस जामदार की टिप्पणी की मौजूदगी के तमाम तरीकों पर गौर कीजिए। एक किस्म का अविश्वास भी नजर आएगा और राहत भी नजर आएगी। ऐसा लगता है कि यह खबर इसलिए भी बड़ी है कि आज के समय में लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी। कितने ही लोग बिना ट्रायल के कई साल तक जेल की सलाखों के पीछे रखे गए, कोई सबूत नहीं, फिर भी उन्हें जेल की कड़ी सजा मिली मगर कोर्ट से समय पर राहत देने वाली खबर नहीं आई। यह केस क्या था जिसका फैसला सुनाते हुए जस्टिस जामदार ने कहा कि याचिकाकर्ता ने अपनी हैसियत से भारत सरकार के कुछ फैसलों के खिलाफ मोर्चे और धरने आयोजित किए। यह महाराष्ट्र पुलिस एक्ट के तहत किसी व्यक्ति को शहर से बाहर निकालने का आधार नहीं हो सकता। यह कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण है, इसलिए एक्सटर्नमेंट आदेश रद्द करते हुए याचिका का निपटारा किया जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के अनुसार नागरिकों को न केवल अपनी राय व्यक्त करने की आजादी है बल्कि सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी है। भारत सरकार के कुछ फैसलों का विरोध करने के कारण याचिकाकर्ता के खिलाफ की गई कार्रवाई उसके मौलिक अधिकारों को प्रभावित करती है। शहर से निकालने का यह आदेश असाधारण प्रवृत्ति का है और इस तरह का आदेश एक नागरिक के आवागमन के मौलिक अधिकार का हनन है। मुंबई पुलिस ने 1 साल के लिए सईद अहमद अब्दुल वाहिद को
शहर से बाहर जाने का आदेश जारी किया था। जस्टिस जामदार ने कहा कि मुंबई पुलिस किसी को इसलिए शहर से नहीं निकाल सकती कि उन्होंने सरकार के फैसलों का विरोध किया है। ऐसा किया गया तो उसके बोलने और सम्मान के साथ जीने के मौलिक अधिकार पर असर पड़ेगा। सईद अहमद अब्दुल वाहिद सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI के जनरल सेक्रेटरी हैं। 2009 में यह पार्टी मुंबई में रजिस्टर हुई, 2010 में चुनाव आयोग में हुई। सईद का कहना है महाराष्ट्र भर में इस पार्टी के 20,000 सदस्य हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में साउथ सेंट्रल मुंबई से वो चुनाव लड़े, जिसमें उन्हें 1200 वोट मिले। आमतौर पर सामाजिक और सरकार की नीतियों के विरोध में धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। बनारस के ज्ञानव्यापी में नमाज रोकने के आदेश के खिलाफ भी प्रदर्शन किया था। नागरिकता कानून के विरोध में भी धरना प्रदर्शन का आयोजन किया था। अक्टूबर 2025 को मुझे शोकॉज नोटिस दिया गया RCF पुलिस स्टेशन द्वारा और एक्सटेंडमेंट के लिए कि आप इसमें, उसमें लिखा हुआ था कि आप इसमें इसको रिप्लाई कीजिए कि आपको तड़ीपार क्यों नहीं किया जाए। तो फिर हमने जब वो देखा तो मतलब किस बिहाफ पे आप लोग कर रहे हैं, कौन सी बुनियाद के ऊपर हमारे को तड़ीपार का शोकॉज का नोटिस दे रहे। वो बोले नहीं, आपके ऊपर केसेस है। अरे मतलब वो केसेस तो हमारे ऊपर बेलेबल ऑफेंस है और वही जमाबंदी के हैं और प्रोटेस्ट के ऊपर आप मतलब हमारे को तड़ीपार करेंगे। बोले आपको नहीं है तो आप जवाब दीजिए, विटनेस को ले आइए। और ये हमारा जो मेरे पर ये जो 5 केसेस हम लोग देखे ना, ऐसे बहुत सारे प्रोटेस्ट में हम लोग अनगिनत प्रोटेस्ट के में हम गए हुए हैं। ऐसी सोशल मीडिया में देखेंगे तो मैं बहुत सारे प्रोटेस्ट में हूँ, लेकिन कुछ लोगों का ये 5 केस को लेके जो बेलेबल ऑफेंस है, डिपार्टमेंट आज हमको उसके बिहाफ के ऊपर हमको तड़ीपार कर रहा है। तो हमने बहुत सारी बात की, लेकिन उन्होंने हमारी कोई भी बात नहीं सुनी। नहीं, आपको ये शोकॉज नोटिस लेना पड़ेगा और आप नहीं लेंगे तो हम वैसे भी आपको हफ्ते भर में आपको तड़ीपार करेंगे। ठीक है, फिर मैंने बोला कोई बात नहीं। फिर उन्होंने विटनेस के बारे में बोला, हमने विटनेस लेके आए, विटनेस को हमने खड़ा किया। वो जितने भी विटनेस थे, हम 4 जन को शोकॉज नोटिस मिला तो हम चारों के उन्होंने कोई खिलाफ बात नहीं की, हमारे सहयोग में बात की। हमको बोले ये समाज के अंदर बहुत अच्छा काम करते हैं, सामाजिक काम भी करते हैं। कभी कभी सरकार की गलत नीति के ऊपर आवाज़ उठाते हैं और आवाज़ उठाना इनका एक संवैधानिक अधिकार है। वो हिसाब से उन्होंने हमारे लिए विटनेस बने। फिर उसके बाद में थोड़े दिन के बाद में जब हमारा विटनेस का प्रोसीजर खत्म हुआ तो उसके बाद में उन लोग ने DCP ऑफिस के अंदर हमारे को बुलाया कि आप अपना एडवोकेट को लेके आइए। हमने हमारे एडवोकेट को लेके रिप्लाई फाइल किया। 2 बार उन्हें हमारी हियरिंग सुनी। बाद में कुछ दिन के बाद में हमारे को डायरेक्ट ऑर्डर कॉपी आता है कि आप मुंबई, नवी मुंबई, पनवेल के अंदर नहीं रह सकते, आप मुमरा थाना किधर भी रह सकते हैं। ये आपको तड़ीपार किया जाता है, आप यहाँ पे नहीं रह सकते। तो ठीक है, फिर भी मैंने यही सोचा कि अगर तड़ीपार मिला है प्रशासन से, अगर नहीं मिल सकता तो मुझे ये पूरा यकीन था कि एक दिन मुझे हाई कोर्ट से न्याय मिलेगा और मुझे न्याय मिला। इससे मुझे बहुत खुशी है और मुझे इस बात का गर्व है कि संविधान ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, डेमोक्रेसी ही हमारी ताकत है। ये जीत जो है कोर्ट की जीत है, न्यायालय की जीत है। जो भी धरना प्रदर्शन करता है इस देश में या कहीं भी, खुद को व्यवस्था के सामने उजागर भी करता है, पेश करता है। क्या ऐसे व्यक्ति को शहर से 1 साल के लिए निकाला जा सकता है? किसी एक को चुनकर निकालना ही है तो शहर में धरना प्रदर्शन बंद कर दीजिए, मगर ये काम नहीं कर सकते क्योंकि कागज पर दिखाना है दुनिया को और लोगों को कि भारत में लोकतंत्र है। इसीलिए इस तरह के सक्रिय नागरिकों को व्यक्तिगत स्तर पर निशाना बनाया जाता है ताकि सामान्य नागरिक धरना प्रदर्शन में आना बंद कर दें। मुंबई पुलिस ने भारत सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए 5 FIR कर दिए। इनमें से एक FIR चेंबूर के मुकुंद नगर में रेलवे के सीमेंट गोदाम हटाने को लेकर था। सईद का कहना है कि इसके कारण प्रदूषण हो रहा था, लोगों को TB, अस्थमा, लंग कैंसर हो रहा था। नगरपालिका, रेलवे और प्रदूषण बोर्ड को लिखित आवेदन दिया, शिकायत की, कुछ नहीं हुआ तो प्रदर्शन करना पड़ा। सईद के खिलाफ FIR हो गई। बॉम्बे हाईकोर्ट के सिंगल जज जस्टिस जामदार ने जानना चाहा कि किस आधार पर यह सब किया गया। उन्होंने कहा कि यह क्या है, सभी नागरिकों को भारत सरकार का गुलाम बनाया जा रहा है, वे विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते, आंदोलन नहीं कर सकते, यह सब क्या है? अब इतने सारे पेपर लीक हो गए, अगर लोग विरोध करते हैं तो आप केस दर्ज कर देंगे, यह क्या है? विरोध करना नागरिकों का अधिकार है। याचिकाकर्ता ने बस
बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए हैं। नागरिक ऐसे नारे क्यों नहीं लगा सकते? ऐसे नारों के लिए एक्सटर्नमेंट ऑर्डर क्यों? लाइव लॉ ने इसी तरह रिपोर्ट किया है, उसी से हमने यह हिस्सा प्रस्तुत किया है। किसी भी लोकतांत्रिक मिजाज के इंसान को इस माहौल में घुटन महसूस होती होगी। हर आदमी नोट कर रहा है कि चीजें हद से पार जा रही। अमित शाह मुर्दाबाद या बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, क्या ऐसे नारे हैं कि नारे लगाने वाले के खिलाफ एफआईआर हो जाए, शहर से 1 साल के लिए निकाल दिया जाए? इस मामले को देखकर किसी भी जज का सब्र जवाब दे ही जाएगा। जस्टिस जामदार ने मौखिक रूप से यह चेतावनी भी दी कि पुलिस मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की नौकर नहीं है, लोक सेवक है। मैं आपके अधिकारियों पर भारी जुर्माना लगाने जा रहा हूं। इसी के साथ कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, डिविजनल कमिश्नर के आदेशों को रद्द कर दिया। अपने फैसले में जस्टिस जामदार ने गुजरात हाईकोर्ट के केस का हवाला दिया है। यह केस मोहम्मद कलीम तौफिक अहमद सिद्दीकी बनाम गुजरात राज्य कहलाता है। इस मामले में याचिकाकर्ता के खिलाफ एक आदेश जारी हुआ। सरकार की किसी नीति के खिलाफ प्रदर्शन करने के आरोप में उसे शहर से बाहर निकाल दिया गया। उस मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने आदेश को रद्द कर दिया और कहा कि किसी नागरिक को सिर्फ इसलिए शहर से नहीं निकाला जा सकता क्योंकि वह सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। सैयद चौधरी की तरफ से पेश वकील ने इस मामले का हवाला देते हुए दलील दी कि मुंबई पुलिस की कार्रवाई मैलाफाइड है, दुर्भावना से प्रेरित है। एक अन्य मामले का हवाला दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में सुने गए अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मामले को भी हाई कोर्ट ने संज्ञान में लिया। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के सेक्शन 144 के संदर्भ में कहा कि इसके आधार पर नागरिकों के विचारों की वैध अभिव्यक्ति या लोकतांत्रिक अधिकारों पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। इन 2 फैसलों के आधार पर जस्टिस जामदार ने सैयद चौधरी की वकील की यह दलील मान ली कि पुलिस की कार्रवाई दुर्भावना से प्रेरित थी। कहा कि उनकी इस दलील में वजन तो है, एक और फैसला है जस्टिस जामदार के फैसले से जाकर जुड़ता है। राघव चड्ढा का केस दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार की रक्षा करते हुए कहा है, राजनेताओं को राजनीतिक व्यंग्य सहन करना होगा और राजनीतिक फैसलों, गठबंधनों या नीतियों पर की गई हास्यपूर्ण आलोचना को स्वतः मानहानि नहीं माना जा सकता। अदालत ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले नेताओं को सत्ता के साथ साथ आलोचना और व्यंग्य का भी सामना करना पड़ता है। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने जब दल बदल किया और बीजेपी में चले गए तो उनके खिलाफ सोशल मीडिया में बहुत सारी बातें कही गईं, हंसी मजाक भी हुए। दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि अश्लील, अभद्र और स्पष्ट रूप से आपत्तिजनक सामग्री अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में नहीं आती और इस आधार पर ऐसी 5 सोशल मीडिया पोस्ट हटाने के आदेश भी दिए। लेकिन यह भी कहा कि राजनीति में गठबंधन बदलने, नीतियों और शासन पर व्यंग्य करना लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। किसी भी राजनीतिक दल के नेता के फैसले आलोचना को आमंत्रित करते हैं और कई बार यह आलोचना व्यंग्य के रूप में भी सामने आती है। केवल इस आधार पर कि किसी नेता की आलोचना की गई है उसे मानहानि कारक नहीं माना जा सकता। बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस जामदार ने भी दल बदल पर टिप्पणी की है, मगर उनका स्वर काफी अलग है। कहते हैं, परसों एक 10 साल के बच्चे की दुर्घटना में मौत हो गई और राज्य विधानसभा में किस बात पर चर्चा हो रही थी कि पीठासीन अधिकारी का चुनाव कैसे होता है और वह एक पार्टी से दूसरी पार्टी में कैसे चले गए। यह क्या है? आपको यानी सईद को भी पाला बदल लेना चाहिए। वैसे भी पूरे महाराष्ट्र में हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है। सईद के खिलाफ कुछ एफआईआर हैं, केस बदलने पर विचार करें। एक वॉशिंग मशीन है। दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले को और बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस जामदार की मौखिक टिप्पणी को आप मिलाकर देखिए तो सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ है। कोई है जो अति को नोट कर रहा है, पहचान रहा है, कोई है जो अति को अब रोकना चाहता है। लेकिन सवाल है कि फिर ऐसा क्यों हुआ कि भीमा कोरेगांव में ठोस सबूत नहीं होने के बाद भी कई लोगों को कई साल तक जेल में रहना पड़ा और जमानत मिलने में कई साल लग गए। उमर खालिद, शर्जिल इमाम की बेल के केस में ऐसी आवाज कब सुनाई देगी? जब आप इस तरह के केस को देखते हैं तब लगता है कि लोकतंत्र किस्तों में बचे रहने का सबूत दे रहा है मगर थोक में बचे होने की गारंटी नहीं दे पा रहा है। नमस्कार,
मैं रवीश कुमार।